नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर नजर। भारत बना दुनिया में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर दिलाई उपलब्धि। शुगर इंडस्ट्री कृषि आधारित उद्योगों में से एक। संसदीय समितियों को रीऑर्गेनाइज किया गया। विपक्षी दलों को हुई आपत्ति। कांग्रेस को मिला केवल एक पद। और साहित्य के नोबेल पुरस्कार की हुई घोषणा। फ्रेंच लेखिका ने जीता खिताब। सलमान रुश्दी भी थे इस बार दौड़ में। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले एक बार फिर बता दूं मैं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाइए। इसकी पीडीएफ रोजाना वहां मिलती है। खबर शुरू करें। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कुछ आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक भारत दुनिया में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। साथ ही दुनिया में शक्कर का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। देश की इस उपलब्धि में केंद्र और राज्य सरकारों, किसानों, शुगर मिल्स और इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट ने मिलकर भूमिका निभाई है। साथ ही बीते 5 सालों में इथेनॉल की बायोफ्यूल सेक्टर में हुई वृद्धि ने शुगर मिल्स को वित्तीय तौर पर मजबूत बनाया है। गौरतलब है कि भारत में शुगर इंडस्ट्री कृषि आधारित उद्योगों में से एक है। ग्रामीण मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा इस उद्योग पर निर्भर करता है। शक्कर गन्ने से बनाई जाती है, जो कि एक पेरिशेबल रॉ मटेरियल है। साथ ही इसे बहुत लंबे समय के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक वक्त के बाद सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। फिर इससे शक्कर नहीं बनाई जा सकती। इसलिए शक्कर उद्योगों को गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में लगाया जाता है। देश में शक्कर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार गन्ने के लिए एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस घोषित करती है। इधर विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स जारी की है। इसके मुताबिक दशकों में वैश्विक गरीबी के उन्मूलन में कोविड महामारी एक बड़ी रुकावट साबित हुई है। गौरतलब है कि साल 2015 से गरीबी में लगातार कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन कोविड और यूक्रेन युद्ध ने इन प्रयासों को सीमित कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2030 तक गंभीर गरीबी को उन्मूलित करने का लक्ष्य संभव नहीं है। इस दावे को पुष्ट करते हुए आंकड़े भी पेश किए गए हैं। अकेले 2020 में एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये संख्या तकरीबन 70 मिलियन है। साथ ही 1990 के बाद से एक साल में हुई बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आंकड़ा है। साथ ही कोविड ने सबसे गरीब लोगों के रोजगार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। साल 2020 में वैश्विक औसत आय में तकरीबन 4% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भी गरीबी बढ़ी है। हालांकि रिपोर्ट में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा को आधार बनाया गया है। हाल ही में संसदीय समितियों को रीऑर्गेनाइज किया गया। तकरीबन 22 समितियों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद दिए गए, लेकिन इनमें विपक्षी दल मसलन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों को पद नहीं दिए गए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पर बनी केवल एक समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के जयराम रमेश को नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि संसदीय समिति से मतलब संसदीय सदस्यों के पैनल से है, जिनमें या तो सदन के सदस्यों द्वारा एमपीज का चुनाव या सदन के स्पीकर द्वारा नॉमिनेशन किया जाता है। ये पैनल हाउस स्पीकर के डायरेक्शन में काम करते हैं। संसदीय समितियों का प्रारंभ ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखा जाता है। इन्हें शक्ति संविधान के अनुच्छेद 105 और 118 के जरिए मिलती है। अनुच्छेद 105 संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, वहीं अनुच्छेद 118 संसद की सदन के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। मोटे तौर पर इन समितियों को वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, संसदीय स्थायी समितियां और तदर्थ समितियों में बांटा जा सकता है। वित्तीय समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति शामिल है। प्राक्कलन समिति में सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इनका कार्य मंत्रालयों और सरकारी विभागों के प्राक्कलन की जांच करना होता है। किसी मंत्री को इसका अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इनमें 15 लोकसभा से तो 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति कैग द्वारा सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य 15 लोकसभा से तो 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका काम सार्वजनिक उद्यमों की रिपोर्ट्स और ऑडिट को एग्जामिन करना होता है। इस खबर की महत्ता को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर कीजिए।
सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति यानी कमिटी ऑन पिटिशंस। वहीं साल 2018 में यूपीएससी के सीएपीएफ एग्जाम में एक सवाल इस तरह से पूछा गया था, निम्नलिखित में से संसद की किस समिति में एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। इन दोनों सवालों के जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नोबेल पुरस्कारों की कड़ी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। साल 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका एनी एर्नक्स को दिया जाएगा। इसकी घोषणा रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा की गई। गौरतलब है कि एनी लगातार सामाजिक असमानता के लिए लिखती रही हैं। इस साल नोबेल के पुरस्कार के लिए सलमान रुश्दी के नाम की चर्चा जोरों पर थी। वे भारतीय मूल के हैं। उनका लिखा उपन्यास सैटेनिक वर्सेस खबरों में रहा था। इसी साल अगस्त में एक सेमिनार के दौरान उन पर हमला कर दिया गया था। सलमान रुश्दी का नाम इसलिए भी अहम माना जा रहा था क्योंकि उनसे पहले केवल एक भारतीय को साहित्य के नोबेल से नवाजा गया है। आपको बता दें कि साल 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये पुरस्कार उनकी कविताओं के संकलन गीतांजलि के लिए दिया गया था, जो कि लंदन में प्रकाशित हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते उन्होंने त्याग दिया था। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों का राष्ट्रगान गुरुदेव के द्वारा लिखा गया है। आइए जल्दी से अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर एशियाई विकास बैंक। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अनुच्छेद 105 संसद की सदन के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर गलत कथन या कथनों को चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 और 3। आइए देखते हैं अब पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनका सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? पफबॉल्स, लाइकेन्स, मॉस या फिर शैवाल। सही जवाब है विकल्प बी, लाइकेन्स। वायु प्रदूषण के बायो इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म नीति आयोग की पहल है। इंडियन सोशलिस्ट जर्नल श्यामजी कृष्ण वर्मा से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि हर स्टार्ट नीति आयोग की पहल नहीं होकर गुजरात यूनिवर्सिटी की पहल है। तो उम्मीद है आज पूछे गए सवालों का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई